द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन। संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन, सीमित सरकार तथा लोकतांत्रिक शासन के दो मूल आधार हैं। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि राज्य की सभी संस्थाएं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं और संविधान की सीमाओं के भीतर ही उनका प्रयोग कर सकती हैं। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। संसद व्यापक कानून निर्माण शक्ति रखती है, लेकिन वह संविधान के विपरीत कानून नहीं बना सकती। ये स्थिति ब्रिटेन की पारंपरिक संसदीय सर्वोच्चता से अलग है, जहां संसद की विधायी सर्वोच्चता केंद्रीय संवैधानिक सिद्धांत रही है। संविधान की सर्वोच्चता का व्यावहारिक अर्थ यह है कि कोई भी सरकारी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वैध रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है, इसलिए दोनों स्तरों की विधायिकाओं को अपने संवैधानिक विधायी क्षेत्र के भीतर कार्य करना होता है। अनुच्छेद 245 और 246 तथा 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के संवैधानिक वितरण का प्रमुख आधार प्रदान करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों से असंगत कानून असंगति की सीमा तक शून्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अधिकारों की रक्षा तथा असंवैधानिक सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियां प्रदान करते हैं। न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता को व्यवहार में प्रभावी बनाती है, क्योंकि केवल संविधान को सर्वोच्च घोषित करना पर्याप्त नहीं है, उसके उल्लंघन को नियंत्रित करने की संस्थागत व्यवस्था भी आवश्यक है। संविधान संशोधन की शक्ति भी असीमित नहीं है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया और स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। संविधान की सर्वोच्चता मूल संरचना सिद्धांत से और अधिक मजबूत होती है, क्योंकि इसके माध्यम से स्वयं संविधान संशोधन की शक्ति भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहती है। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीमित संशोधन शक्ति और सीमित सरकार की संवैधानिक अवधारणा को महत्व दिया। इस प्रकार संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को असीमित संवैधानिक सत्ता में परिवर्तित नहीं कर सकती। संविधान की सर्वोच्चता केवल संसद पर सीमा नहीं लगाती, बल्कि कार्यपालिका भी संविधान और वैध कानूनों के अधीन रहती है। सरकार कोई ऐसा कार्य केवल इसलिए नहीं कर सकती कि वह प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है। उसके पास उस कार्य के लिए संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकार होना आवश्यक है। न्यायपालिका भी संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायालयों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र भी संविधान तथा कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ किसी एक संस्था की सर्वोच्चता नहीं, बल्कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का संविधान के अधीन होना है। विधि का शासन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ है कि शासन व्यक्तियों की मनमानी इच्छा से नहीं, बल्कि विधि के अनुसार संचालित होगा। सरल उदाहरण के रूप में, किसी अधिकारी को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, केवल इस आधार पर वह उसे गिरफ्तार, दंडित या उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। ऐसी कार्रवाई के लिए विधिक आधार और निर्धारित प्रक्रिया आवश्यक है। विधि के शासन की अवधारणा का व्यवस्थित प्रतिपादन ब्रिटिश संवैधानिक विद्वान A.V. डायसी ने किया था। डायसी ने विधि के शासन के 3 प्रमुख तत्व बताए। पहला, कानून की सर्वोच्चता, अर्थात किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए और प्रशासनिक मनमानी के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, अर्थात सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है और किसी व्यक्ति को केवल पद या सामाजिक स्थिति के कारण कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। तीसरा, डायसी के ब्रिटिश संदर्भ में अधिकारों की सुरक्षा सामान्य कानून और न्यायालयों द्वारा विकसित विधिक सिद्धांतों से जुड़ी थी। भारतीय व्यवस्था ने डायसी के सिद्धांत को यथावत नहीं अपनाया है। भारत में अधिकारों का प्रमुख आधार एक लिखित और सर्वोच्च संविधान है। भारत में विधि के शासन की अवधारणा संविधान के अनेक प्रावधानों में दिखाई देती है,
यद्यपि रूल ऑफ लॉ शब्द का किसी एक अनुच्छेद में संपूर्ण परिभाषा के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा के आदर्श विधि आधारित संवैधानिक शासन की दिशा निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देकर विधि के शासन का केंद्रीय संवैधानिक आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 केवल समान व्यवहार तक सीमित नहीं है। न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इसे मनमानी राज्य कार्रवाई के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण संरक्षण बनाया गया है। ईपी रोयप्पा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समानता और मनमानी को परस्पर विरोधी अवधारणाओं के रूप में विकसित किया। इसका अर्थ है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी होने पर वह समानता के संवैधानिक सिद्धांत से टकरा सकती है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मेनका गांधी मामले के बाद ऐसी प्रक्रिया का केवल विधि में लिखा होना पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि उसे न्यायसंगत, उचित, निष्पक्ष और गैर मनमाना भी होना चाहिए। इससे विधि के शासन का अर्थ केवल कानून का अस्तित्व नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और संवैधानिक कानून के अनुसार शासन भी बन जाता है। विधि का शासन ये स्वीकार नहीं करता कि सरकार की इच्छा स्वयं कानून बन जाए। सरकारी शक्ति का स्रोत और प्रयोग दोनों विधिक नियंत्रण के अधीन होने चाहिए। कानून स्वयं भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में महत्वपूर्ण अंतर है। रूल बाय लॉ में सरकार कानून को शासन के उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकती है, जबकि रूल ऑफ लॉ में स्वयं सरकार भी कानून और संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकार मनमाने ढंग से बनाया गया कानून केवल विरोधियों को दबाने के लिए प्रयोग करे, तो कानून का औपचारिक अस्तित्व अपने आप में वास्तविक विधि के शासन को सुनिश्चित नहीं करता। विधि के शासन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं। किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय सामान्यतः निष्पक्ष प्रक्रिया के अनुसार लिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय न देना प्राकृतिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, ये निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियां अपने आप में विधि के शासन के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या असंगत नहीं होना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए कानून ने वह शक्ति प्रदान की है। विधि का शासन सरकारी कार्रवाई के लिए वैधता, निष्पक्षता, तर्कसंगतता और जवाबदेही की मांग करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधि के शासन के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है, क्योंकि सरकारी शक्ति की वैधता की निष्पक्ष जांच स्वतंत्र न्यायालय ही कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा अवैध या असंवैधानिक सरकारी कार्रवाई को नियंत्रित करके विधि के शासन को व्यवहारिक सुरक्षा प्रदान करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी संवैधानिक रिट अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्ति को न्यायिक संरक्षण प्रदान करती है और यह विधि के शासन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के शासन से जुड़े सिद्धांतों को संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। केशवानंद भारती और बाद के निर्णयों से विकसित मूल संरचना सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि संवैधानिक शासन के मूल तत्व साधारण राजनीतिक बहुमत की इच्छा पर निर्भर न रहें। कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक परिस्थिति में बिल्कुल समान नियम लागू होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत कुछ संवैधानिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। सांसदों और विधायकों को उनके विधायी कार्यों के संबंध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तथा न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ऐसी संवैधानिक उन्मुक्तियां विधि के शासन का स्वतः उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनका स्रोत स्वयं संविधान है और उनका उद्देश्य संवैधानिक कार्यों का स्वतंत्र निष्पादन सुनिश्चित करना है। विधि का शासन ये भी मांग करता है कि अपराध और दंड कानून द्वारा निर्धारित हों, गिरफ्तारी और हिरासत विधिक प्रक्रिया के अनुसार हो, तथा राज्य की दंडात्मक शक्ति मनमाने ढंग से प्रयोग न की जाए। अनुच्छेद 20 और 22 आपराधिक न्याय तथा गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में इसी विधि आधारित संवैधानिक नियंत्रण को मजबूत करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान की सर्वोच्चता यह निर्धारित करती है कि सर्वोच्च कानूनी मानक क्या है,
जबकि विधि का शासन सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति उसी संवैधानिक और विधिक व्यवस्था के अनुसार प्रयोग की जाए। संविधान की सर्वोच्चता के बिना विधायिका स्वयं को असीमित मान सकती है और विधि के शासन के बिना संविधान में लिखी सीमाएं व्यवहार में अप्रभावी हो सकती हैं। इस प्रकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न संसद, न सरकार, न कोई अधिकारी और न कोई अन्य सार्वजनिक संस्था कानून से ऊपर है। सभी शक्तियों का स्रोत संविधान है और सभी सार्वजनिक शक्तियों का प्रयोग संविधान तथा विधि की सीमाओं के भीतर ही किया जाना आवश्यक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को समझने के लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की अवधारणा अपनाई गई है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का शाब्दिक अर्थ है कि यदि विधायिका ने वैध रूप से कोई कानून बनाया है और उस कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है तो व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस अवधारणा की प्रेरणा जापान के संविधान से मानी जाती है। मूल रूप में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का दायरा अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण माना गया था। इसमें प्रारंभिक जोर इस बात पर था कि क्या कोई विधि अस्तित्व में है और क्या उस विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके विपरीत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ केवल किसी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना नहीं है, बल्कि कानून और उसकी प्रक्रिया दोनों का न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होना भी आवश्यक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा विशेष रूप से अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी है। सरल उदाहरण के रूप में यदि कोई कानून ये कहे कि प्रशासन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना उचित कारण और बिना सुनवाई के समाप्त कर सकता है तो केवल उस कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन कर लेना पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा नहीं माना जाएगा, यदि कानून स्वयं मनमाना और अनुचित है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ न्यायपालिका को ये जांचने का व्यापक अवसर देता है कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून केवल औपचारिक रूप से वैध है या वास्तव में न्यायपूर्ण, उचित और गैर मनमाना भी है। ड्यू प्रोसेस को सामान्यतः प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस और सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस दो आयामों में समझा जाता है। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता से है। इसमें उचित सूचना, सुनवाई का अवसर, निष्पक्ष निर्णयकर्ता और न्यायसंगत प्रक्रिया जैसे तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार को प्रभावित करने से पहले उसे आरोप या कार्रवाई के आधार की जानकारी देना और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से संबंधित है। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस केवल प्रक्रिया की जांच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कानून की विषय वस्तु और उसके उद्देश्य की संवैधानिक न्यायसंगतता की भी जांच करता है। इसका मूल प्रश्न ये होता है कि क्या राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रतिबंध स्वयं उचित, न्यायसंगत, गैर मनमाना और संवैधानिक है। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी संविधान की तरह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं किया, बल्कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया। इस चयन के पीछे एक प्रमुख चिंता ये थी कि व्यापक ड्यू प्रोसेस न्यायपालिका को सामाजिक और आर्थिक कानूनों की विषय वस्तु की समीक्षा करने की अत्यधिक शक्ति दे सकता है। भारतीय संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अपनाए जाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या ने समय के साथ अनुच्छेद 21 के संरक्षण का व्यापक विस्तार किया। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की अपेक्षाकृत संकीर्ण व्याख्या की। ए.के. गोपालन दृष्टिकोण में यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधि मौजूद थी और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था तो न्यायिक जांच अपेक्षाकृत सीमित थी। उस समय मौलिक अधिकारों को काफी हद तक अलग अलग संवैधानिक क्षेत्रों के रूप में देखने का दृष्टिकोण अपनाया गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला अनुच्छेद 21 की व्याख्या में निर्णायक परिवर्तन लेकर आया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में वर्णित प्रक्रिया मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी नहीं हो सकती। व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। इस निर्णय के बाद केवल किसी कानून का अस्तित्व और उसकी औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना पर्याप्त नहीं रह गया।
कानून और राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद 14 की समानता और गैर मनमानी की कसौटी तथा लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं की कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ सकता है। इस विकास ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच घनिष्ठ संवैधानिक संबंध स्थापित किया, जिसे कभी कभी गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के पाठ में आज भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही लिखा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं। लेकिन मेनका गांधी और उसके बाद के न्यायिक निर्णयों ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की व्याख्या को इतना व्यापक बनाया कि भारतीय व्यवस्था में इसके भीतर ड्यू प्रोसेस जैसे अनेक सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल तत्व विकसित हो गए हैं। इसलिए ये कहना अधिक सटीक है कि भारत ने संवैधानिक पाठ में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अपनाया, लेकिन न्यायिक व्याख्या ने उसमें फेयरनेस, रीजनेबलनेस और नॉन आर्बिट्ररीनेस की आवश्यकताओं को समाहित किया। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस के भारतीय स्वरूप में निष्पक्ष सुनवाई, प्राकृतिक न्याय, उचित सूचना, अपना पक्ष रखने का अवसर और निष्पक्ष प्रक्रिया जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस के विकास के माध्यम से न्यायालय केवल यह नहीं देखते कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, बल्कि कुछ संदर्भों में ये भी जांचते हैं कि अधिकारों पर लगाया गया प्रतिबंध स्वयं न्यायसंगत, आनुपातिक और गैर मनमाना है या नहीं। के.एस. पुट्टस्वामी मामले में निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा को और व्यापक संवैधानिक आधार मिला। आधुनिक संवैधानिक समीक्षा में प्रोपोर्शनैलिटी अर्थात आनुपातिकता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हो गया है, विशेषकर तब जब राज्य की कार्रवाई किसी संरक्षित अधिकार को सीमित करती है। आनुपातिकता का सामान्य आशय यह है कि राज्य द्वारा अपनाया गया उपाय वैध उद्देश्य से संबंधित हो, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो, आवश्यकता से अधिक अधिकारों को सीमित न करे और व्यक्ति के अधिकार तथा सार्वजनिक हित के बीच उचित संतुलन बनाए। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच मूल अंतर इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का पारंपरिक प्रश्न है, क्या विधि मौजूद है और क्या विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का प्रश्न है, क्या अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत है। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस का प्रश्न है, क्या कानून और उसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध स्वयं न्यायसंगत, उचित और गैर मनमाना है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप इन अवधारणाओं के बीच कठोर विभाजन नहीं रखता, क्योंकि अनुच्छेद 21 की विस्तृत न्यायिक व्याख्या ने प्रक्रिया की औपचारिक वैधता के साथ उसकी निष्पक्षता और न्यायसंगतता को भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस विकास का व्यवहारिक परिणाम ये है कि राज्य केवल ये कहकर किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मनमाना हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि उसकी कार्रवाई किसी विधि के अनुसार की गई है। संबंधित विधि और प्रक्रिया को व्यापक संवैधानिक मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए। इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता ये सुनिश्चित करती है कि कानून स्वयं संविधान के अधीन रहे, विधि का शासन ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी शक्ति कानून के अनुसार और मनमानी से मुक्त होकर प्रयोग की जाए, तथा अनुच्छेद 21 की विकसित व्याख्या ये सुनिश्चित करती है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया न्याय संगत, उचित, निष्पक्ष और गैर मनमानी हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।